हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, हम लोग रिवीजन कर रहे थे और 14 दिन के अंदर हमें 14 डेज में सारा का सारा 12th अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें से एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट तो जो बनी हुई है, आप इसे सीक्वेंस में से करते चलें, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 14 डेज के अंदर। यही मेरा प्लान है, और अगर हम सब कुछ ठीक तरीके से करते रहे तो 14 दिन के अंदर सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं डे 2 के हिसाब से। आज सेकंड डे है और सेकंड डे के हिसाब से हमारा फंडामेंटल में जो बचे हुए टॉपिक्स थे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, जैसे कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया या पास्ट एडजस्टमेंट, इन तीनों को आज हम खत्म करेंगे। और इसको ओवर करने के बाद हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बचता है कि हम गुडविल की तरफ अपना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, आज की क्लास में केवल 3 टॉपिक कवर करने बस। तो अभी मैंने स्टार्टिंग आपसे करी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। आपको पता है ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स जो होती है पार्टनर का जो पर्सनल खर्चा, मालिक का जो पर्सनल खर्चा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो माय डियर, उस केस में ड्राइंग्स का केस क्या होता है कि जब हम ड्राइंग्स दे रहे हैं पार्टनर को, बदले में उससे इंटरेस्ट लेते हैं, जब उससे इंटरेस्ट लेते हैं, उसी इंटरेस्ट का नाम होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो माय डियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की कैलकुलेशन का झमेला क्या है? तो झमेला सिंपल सा है कि जिस दिन आपने ड्राइंग्स ली हैं, तब से लेकर ईयर एंड तक जो भी पीरियड होता है, तब तक की ड्राइंग्स कैलकुलेट होंगी नॉर्मल तरीके से। तो इसमें क्या होता है माय डियर, ड्राइंग्स निकालने के 2 मेन तरीके होते हैं। या तो ड्राइंग्स आपकी रेगुलर होंगी या आपकी इररेगुलर होंगी। रेगुलर मतलब आपकी फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइम पीरियड है। मान लो आप हर महीने की स्टार्टिंग में पैसे निकाल रहे थे 1 तारीख को, भाई घर में खर्चे होते हैं कि भाई मेरे को फीस देनी है बच्चे की, या फिर कुछ भी XYZ खर्चे, आपको तो पता ही है एक्सपेंसेस जो घर में होते हैं, उन्हीं सब खर्चों को लेकर बिजनेसमैन, जो कोई सैलरी वाला बंदा होता है कि जॉब करता है, उसको 10 तारीख को या 8 तारीख को, जब भी एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस दिन सैलरी मिल जाती है। तो उस दिन वो क्या करता है? अपने घर में देता है और उसके बाद जितने भी राशन वगैरह के जो भी खर्चे हैं वो निपटा देता है। लेकिन जो बिजनेसमैन वाला बंदा होता है, वो कहां से पैसे लाएगा? वो तो बिजनेस से ही लाएगा। तो वो भी कभी कभी फिक्स कर लेते हैं, कभी कभी तो बावले होते हैं, वे तो किसी भी दिन पैसे निकाल लेते हैं, जब जरूरत पड़ी तब निकाल लिया और बस खर्च कर डाला। वो होता है इररेगुलर, जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब जी करेगा तब निकाल लेंगे, और ना कोई फिक्स अमाउंट है। 2000 की जरूरत 2000 निकाल लिए, 10,000 की जरूरत 10,000 निकाल दिए, 1 लाख की जरूरत है 1 लाख रुपए निकाल लिए। लेकिन रेगुलर में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने टेन्योर को मेंटेन करने के लिए, अपने टाइम पीरियड को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए एक फिक्स टाइम बांध देते हैं। कैशियर से कहते हैं, भाई मुझे याद रहे ना रहे, सैलरी के तौर पे कुछ भी मान के तू हमें 2000 रुपए या 3000 रुपए हर महीने देता रहे एक पर्टिकुलर डेट पे। मान लो 1 तारीख डिसाइड कर ली कि हर महीने की 1 तारीख को आप पैसे निकालो, 2000 रुपए निकालने हैं, तो हर महीने 1 तारीख को 2,000 करके निकालेंगे। साल में कितने निकल गए? 24,000 निकल गए। मान लो आप 3,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हो, तो साल में कितने निकल गए? 36,000। लेकिन कब निकल रहे हैं? पहली तारीख को। ऐसा भी हो सकता है हर महीने की आखिरी तारीख पे निकालो, ऐसा भी हो सकता है हर महीने के बीच में निकालो, कोई सी भी डेट फिक्स हो सकती है। तो पॉइंट सिंपल सा है कि आपका रेगुलर ड्राइंग्स हो, अगर रेगुलर ड्राइंग्स हो तो हम शॉर्टकट मेथड होता है, एक छोटा सा मेथड होता है जिसकी मदद से हम आसानी से ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। माय डियर, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके डिटेल्ड वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। आपको अगर डिटेल में देखना है तो वहां देखिएगा, मैंने जस्टिफाई कर रखा है कि अगर आप शॉर्टकट मेथड लगाते हो तब भी आंसर वही आएगा, अगर आप लॉन्ग मेथड लगाते हो, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी हमारा दिख जाता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड एग्जाम में नहीं आने वाले, शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं शॉर्टकट मेथड ही कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं वीडियो का, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर आप शॉर्टकट मेथड लगाते, सबसे पहली शर्त क्या है कि एक तो अमाउंट सेम होनी चाहिए पूरे साल या जब भी आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, एंड इक्वल टाइम पीरियड, मतलब डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अगर आप हर महीने निकाल रहे हैं तो इसका मतलब जो टाइम डिफरेंस है वो 1-1 महीने का है, और अगर आप साल में हर 3 महीने में निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हर 3 महीने में ही निकलनी चाहिए। मतलब अगर आप 1 जनवरी को निकाल रहे हैं तो फिर 1 अप्रैल को निकलना चाहिए, फिर 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त को निकलना चाहिए। कुल मिला के हर 3 महीने में आपकी ड्राइंग्स निकलनी चाहिए, तो वो फिक्स टाइम पीरियड होता है। बात समझ में आती है? इसको बोलते हैं डिफरेंस। तो अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी पूरी हैं, क्या कि इक्वल अमाउंट है और इक्वल टाइम पीरियड है, अगर ये शर्तें बिल्कुल ओके हैं, तो आपका शॉर्टकट मेथड लग सकता है। शॉर्टकट मेथड लगने का सिंपल सा तरीका आप ये देखें कि आप हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, आप हर महीने के मिडिल में निकाल रहे हैं, या हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं ड्राइंग्स, मतलब विड्रॉ कर रहे हैं। माइडर, कई बार क्या होता है कि आपको बताते नहीं है कि आप स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, मिडिल में निकाल रहे हैं, एंड में निकाल रहे हैं। हाँ, ये बताते हैं कि रेगुलर है, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए हर महीने निकल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आप स्टार्टिंग में निकाल रहे हो, मिडिल में निकाल रहे हो या एंड में निकाल रहे हो। तो माय डियर, एज्यूम्ड फिगर होती है कि आप मिडिल में मानेंगे। व्हेन नथिंग वाज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, जब कुछ नहीं बता रखा तो आप मिडिल में मान के अपने क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। समझ में आती बात? अब अगर मैं बिगिनिंग की बात करता हूं तो बिगिनिंग में कैसे निकलता है? n + m/2, एक फॉर्मूला है, ये मैंने बनाया फॉर्मूला। आप फॉर्मूला कुछ भी कर सकते हो, a और b मान लो, XYZ लोग लेते हैं तो XY मान लो, या कुछ भी आप अल्फाबेट ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं NM इसलिए लेता हूं, मैं इसको इलैबोरेट करता हूं। आप एग्जाम में अगर इस तरीके से करते हो तो आप मान लीजिए फॉर्मूला लिखते हैं n + m/2, तो नीचे उसे बताना पड़ेगा आपने n किसको माना है और m किसको माना है।
आप ए और बी अगर लेते हैं तो आपको नीचे बताना पड़ेगा ए किसको माना है और बी किसको माना है। मैं ए बी इसलिए नहीं ले रहा माय डियर, आपके नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आप अपनी बुक में देखना, आपके नॉर्मल क्वेश्चंस या तो एक्स वाई जेड से होते हैं या आपके ए बी सी डी से होते हैं, तो मैं इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप यहां भी ए बी सी डी ले लोगे और वहां आपका ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ए बी ले रखा, तो एग्जाम में आगे मान लीजिए आपने ज्यादा दिमाग ना चला पाया तो क्या होगा, नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए एन और एम के क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, या तो एम एन ओ क्यू बहुत रेयर पूछे जाते हैं। अगर हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्मॉल ले रहे हो वहां पे कैपिटल में होता है, ठीक है ना, आप स्मॉल ले रहे हो, स्मॉल एन और स्मॉल एम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के मैंने फॉर्मुला बनाया है। बाकी आपकी इच्छा, आप जो लेना चाहो वो ले लो, बस इलेबोरेट आपको करना है। तो क्या, अगर आप स्टार्टिंग में ले रहे हो, स्टार्टिंग मतलब 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, इस टाइप से आप हर महीने की स्टार्टिंग में आप ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, n प्लस m अपॉन 2, वेयर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब कितने महीने की आपकी ड्राइंग्स रही है, कितने महीने की आपकी ड्राइंग्स रही है, और m क्या होता है, टाइम पीरियड बिटवीन 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना टाइम पीरियड है। इस फॉर्मूले की मदद से आपको इंटरेस्ट का टाइम पीरियड मिलेगा, कितने दिन का आपको ब्याज निकालना है। जैसे कि आपने क्या है, ड्राइंग्स करी है 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और हर महीने की है, तो इसका मतलब 12 महीने तक ड्राइंग्स की होगी, मतलब 24,000 रुपए आपने निकाल लिए। और कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई साहब, मान लीजिए 10% का है, तो अब ड्राइंग्स कितनी निकालनी है, तो नीचे तो 12 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा, इस ऊपर निकालने के लिए ही ये फॉर्मूले हैं। समझ में आती बात। तो इनकी कैलकुलेशन जो भी निकलेगा आप यहां लिखेंगे और उसके बाद अपना आंसर निकालेंगे। मान लीजिए 6.5 आता है तो आप 6.5 यहां लिखेंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, जो निकल के आएगा वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा। आप चाहे सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड लगा दें, चाहे ये मेथड लगा लें, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बस इनसे थोड़ा टाइम लगता है, इनसे टाइम नहीं लगता, ठीक है जी। अब मिडिल में अगर निकाल रहे तो n/2, रूल वही है, n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स, m का मतलब टाइम पीरियड बिटवीन 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना अंतर है, 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना। अब मैं इलैबोरेट करूंगा, मैंने लिखा है सब कुछ, आपको याद करना, याद करो, मैं समझाऊंगा ये सब चीजें, आपको हर चीज जस्टिफाई करके बताऊंगा यहां पर भी। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर एंड में ले रहे हैं तो n माइनस m अपॉन 2, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। माय डियर, अगर इररेगुलर ड्राइंग्स हैं तो इररेगुलर ड्राइंग्स में आपको सिंपल मेथड फॉलो करना है और प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना है। ये थोड़े ज्यादा वाइड है, एग्जाम में थोड़े कम आते हैं, मैंने जैसे पहले बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब देखें, कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कई टीचर्स भी क्या होते हैं कि ये चीजें बताते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो चीजों को बहुत ज्यादा वाइड कर देते हैं कि यार आप ना इनको याद कर लो, एक्सप्लेन नहीं करते। क्यों, मेहनत लगती है भाई मैं मेहनत नहीं कर रहा, क्या टाइम लगता है इसमें। अब अगर याद करने की बात है, सीधा सीधा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पूरे 6 महीने निकाले, सॉरी पूरे साल भर निकाला गया लेकिन हर महीने निकाल रहे हैं, तो आप कैसे करोगे। आप अगर हर 3 महीने में निकाल रहे हैं, हर क्वार्टर में, तब कैसे कैसे ड्राइंग्स होने वाली है। और अगर आप निकाल रहे हैं हर महीने लेकिन केवल 6 महीने तक, तो आप कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, सब बता रखा है। पर माय डियर, अगर मान लो क्वेश्चन आपका इससे बाहर आ गया, क्वेश्चन इससे बाहर आ गया, तब क्या करोगे। एक बात आपको क्लियर कर दूं, यूपी बोर्ड में सिर्फ इतना पूछते हैं और सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ ये तीनों पूछते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन मैं तो आपको ओवरऑल पढ़ा रहा हूं, चाहे कैसी भी ड्राइंग आपको दे दे, आप सब कैलकुलेट कर लोगे। चाहे सीए फील्ड में चले जाओ, अगर आप सीए करने की आपकी इच्छा हो तो वहां चले जाओ, वहां भी आप कैलकुलेट कर लोगे बड़े प्यार से। और कहीं भी आपसे ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो इन फॉर्मूले, ये रामबाण है एक तरीके से, इन फॉर्मुलों की मदद से आप किसी भी टाइम पीरियड की, रेगुलर होनी चाहिए, किसी भी टाइम पीरियड की आप ड्राइंग्स निकाल सकते हो। हर 2 महीने में निकल रही है ड्राइंग्स, आप पूरे साल निकाल रहे हो पैसे और हर 2 महीने में निकाल रहे हो, यहां तो फॉर्मूला बता ही नहीं रखा। जब यहां फॉर्मूला नहीं बता रखा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उस टाइम कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका होता है ये फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताएं जी। चलिए, तो उसके बाद अब मैं जरा इन चीजों को बता देता हूं क्या है ये। देखिए, पहला नोट क्या है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन देन एज्यूम अमाउंट इज ड्रॉन इन मिडल ऑफ ईच मंथ। मतलब मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर आपको नहीं बता रखा कि स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है, मिडल में किया या एंड में किया, तो क्या मान के चलेंगे, एंड सॉरी मिडल मान के चलेंगे, ठीक है जी। n/2 मतलब 6 मंथ्स, ठीक है, अगर पूरे साल रहा है तो। अब यहां से आपका कॉन्सेप्ट है, आप याद करना चाहो याद कर लो, कैसे करना है मैं जस्टिफाई कर दूंगा इसको भी। इफ पार्टनर विड्रॉज फिक्स अमाउंट इन एवरी मंथ, अगर हर महीने पैसे निकाल रहे हैं और फिक्स अमाउंट निकाल रहे हैं, तो रेगुलर हो गई और रेगुलर टाइम पीरियड हो गया। तो बिगिनिंग में अगर निकाल रहे हैं, मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई एंड सो ऑन, इस तरीके से आपने पूरे 12 महीने तक निकाले, मतलब आपने हर महीने निकाला है। और स्टार्टिंग में इसका मतलब फॉर्मूला क्या है हमारा, n प्लस m अपॉन 2, n मतलब नंबर ऑफ मंथ, और कितने महीने निकाला आपने, पूरे 12 महीने, हाँ जी 12 महीने। और हर ड्राइंग के बीच में अंतर कितना है, एक महीने का अंतर है या नहीं है, +1/2, तो 13/2 कितना आया, 6.5 मंथ। यही है। मिडल की बात करूं, अगर मिडल मतलब आप हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहे हैं, हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया n/2 फॉर्मूला। n/2 बोले तो 12 महीने की ड्राइंग से n हमने क्या माना था, नंबर ऑफ मंथ्स, 12/2 कितना है, 6 मंथ, निकल के आ गया, बात खत्म, ये भी ओवर हुआ। इसके बाद में एंड की बात करूं, एंड मतलब मान लीजिए 31 जनवरी को आप निकाल रहे हो, 28 फरवरी को निकाल रहे हो, 31 मार्च को निकाल रहे हो, 30 अप्रैल को निकाल रहे हो, 31 मई को निकाल रहे हो, 30 जून को निकाल रहे हो, एंड सो ऑन। हर महीने की आखिरी तारीख पे अगर आप निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या है, n माइनस m/2। तो n क्या है, नंबर ऑफ मंथ, पूरे 12 महीने निकाला, और हर महीने अंतर कितना है भाई साहब, एक महीने का अंतर है, तो कितना आया 11/2, तो कितना आया आंसर 5.5 मंथ, यही दे रखा है।
अब या तो याद कर लो या समझ लो। डस्टर देखें जी, इसके बाद क्या हुआ, अब इसकी बात करते हैं। इफ पार्टनर विड्रॉज इन एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है हर 3 महीने, मतलब आपका पूरा साल 12 महीने का होता है, इसका आधा अगर आप करोगे तो उसे हाफ ईयरली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने में। और अगर क्वार्टर का मतलब इसको 4 हिस्सों में बांट दो, 4 हिस्सों में बांटने का मतलब हर 3 महीने में। कहीं भूल मत जाना, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने में, हर 3 महीने में आपकी जो चीजें होती हैं। तो कहा गया कि अगर आप स्टार्टिंग में निकाल रहे हो तो आपने 1 जनवरी को निकाला, जनवरी को क्या मैं अप्रैल से लेता हूं, 1 अप्रैल को निकाला, 1 अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, 1 जुलाई को निकाला, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर को निकाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 दिसंबर को निकाला, और फिर उसके बाद तो आपका साल खत्म हो गया 31 मार्च पे आके। तो आपने पूरे साल ड्राइंग 4 बार करी है, लेकिन रेगुलर ड्राइंग्स मानी जाएंगी। क्यों? अमाउंट बिल्कुल सेम था। अमाउंट मैंने बताया नहीं एग्जांपल के तौर पे, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा तभी हमारा केस आएगा। चाहे 5000 रुपए हर महीने, मतलब हर ड्राइंग पे 5000 रुपए निकाल रहे हो, चाहे 1000 रुपए निकाल रहे हो, चाहे 10000 रुपए, चाहे 20000 रुपए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमाउंट फिक्स रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं। और आपने देखिए डिफरेंस कितना है, हर 3 महीने का अंतर है, हर 3 महीने का अंतर है कि नहीं? हर 3 महीने का अंतर, बिल्कुल 3 महीने का अंतर है। अगर आप स्टार्टिंग में निकाले तो फॉर्मूला क्या है? n + m/2। n क्या है? 12 मंथ्स प्लस डिफरेंस कितना है? 3/2, तो 15/2, 7.5 मंथ्स। निकल गया 7.5 मंथ। मिडल की बात करूं, मिडल में तो अगर आप हर 15 तारीख को निकाल रहे हो, ठीक है जी, तो n/2 तो कितने? 12, तो कितना आया? 6 मंथ, यही है 6 मंथ। अब मैं एंड की बात करूं तो n - m/2 तो कितना? 12 - 3/2 तो कितना? 9/2, कितना आया? 4.5 मंथ आ रहा है, 4.5 मंथ। या तो याद कर लो या मेरे साथ समझ लो, काम हो जाएगा। एग्जाम में ड्राइंग्स में बिल्कुल भी गलती नहीं होने वाली है, ठीक है जी। और वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा, पूरा सिलेबस आपका यूट्यूब पे, आप चाहो तो थॉरली एक करके चैप्टर अपनी बुक उठाओ, अपना कंटेंट उठाओ और लाइन से पढ़ डालो सारा का सारा, जितने भी आपको दे रखी है सबकी प्लेलिस्ट बनी है। 100% सिलेबस आपका यूट्यूब पे, मैं फिर बता रहा हूं आपको, पूरा फ्री अकाउंट है यूट्यूब पे। आप देखना चाहो देख लो। क्लास में थोड़ा सा ये होता है, फेस टू फेस होते हैं और ज्यादा अच्छे से हो जाता है। यूट्यूब पे जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया है और अभी भी इंप्रूव कर रहा हूं, ठीक है जी। मैं पार्टनरशिप को भी अभी और चेंज करूंगा, ये सीरीज पूरी हो जाए उसके बाद। अब मैं इसकी बात हूं, आप हर महीने विड्रॉ करें, पार्टनर विड्रॉज एवरी मंथ, हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, बट फॉर द मंथ ऑफ 6 मंथ, केवल पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब केवल 6 महीने तक आप विड्रॉ कर रहे हैं। जनवरी में अगर शुरू किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के बाद आपने ड्राइंग ही नहीं की, या फिर आपने जुलाई से शुरू किया तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक आपने किया। कहने का मतलब केवल 6 महीने तक। अक्टूबर से शुरू किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब केवल 6 महीने तक ड्राइंग्स कर रहे हो। कर हर महीने रहे हो, फिर 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। तो उस केस में क्या हुआ, अगर स्टार्टिंग है तो n + m/2, तो भाई साहब नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 6 मंथ, और डिफरेंस कितना है? हर महीने 1 का डिफरेंस है, तो कितना? 7/2, कितने? 3.5 मंथ्स आ गया, ये रहा, ठीक है जी। मिडल है तो n/2 कितना आया? 6/2 कितना आया? 3 मंथ्स। और अगर आपका एंड है तो एंड में क्या करना है? n - m/2, 6 - 1/2 बोले तो 5/2 बोले तो 2.5 मंथ्स। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो था आपके ड्राइंग्स का मामला। अब मैं अगला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आता हूं, आप नोट डाउन करें इसे। चलिए जी, तो हमारा अगला टॉपिक है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो माय डियर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 11th क्लास में आप लोगों ने सीखी थी, और उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है हमारे 12th क्लास में, पार्टनरशिप में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में 2 अकाउंट आते हैं। एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको देखने को मिलेगा आपके एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह में, इन सब में आपने जिसने पहले सिलेबस कर रखा सबको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरीके के अकाउंट्स भी होते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई एंड नहीं है माय डियर। पार्टनर्स को फर्म से जो भी मिलता है वो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। बात समझ में आती है? जो मिलेगा वो डेबिट क्रेडिट में, और जो जाएगा मतलब फर्म से या तो काट लेगी या फिर पहले पार्टनर्स कुछ ना कुछ अमाउंट लेकर गए हैं, कुछ ना कुछ डिडक्ट होगा तो वो डेबिट में डिडक्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड क्या होता है? फर्म और पार्टनर्स के बीच की ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, लेकिन जो पार्टनर्स को दी जाती हैं, पार्टनर्स से ली जाती हैं, तो उन चीजों को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ये 2 तरीके के बनते हैं, एक तो फिक्स्ड बेसिस पे और फ्लक्चुएटिंग बेसिस। मैंने सब थ्योरी लिख रखी है, एक फिक्स्ड बेसिस पे और फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे, बस डिफरेंस है और कुछ नहीं है। फिक्स्ड बेसिस पर जब बनता है तो उस टाइम पर 2 अकाउंट बन जाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे जब बनते हैं तो केवल एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। माय डियर, होता कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए 10 ट्रांजैक्शंस हैं टोटल, तो 10 की 10 ट्रांजैक्शन अगर फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे 10 की 10 ट्रांजैक्शंस घुस जाती हैं किसके अंदर? आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर आपका फिक्स्ड बेसिस पे बना है और अगर आपका जैसे फिक्स्ड बेसिस बना ट्रांजैक्शन अभी 10 ही है, तो उस केस में क्या होगा? 3 तो चली जाएंगी आपके पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के अंदर और 7 चली जाएंगी किसके अंदर? पार्टनर से करंट अकाउंट के अंदर। देखिए थ्योरी में क्या लिखा है, मैंने फॉर्मूला बनाया, प्रॉपर बता दूंगा आपको क्या है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टनर एंड फर्म आर रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होगी और ये 2 तरीके से बनता है। कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 बेसिस, ऑन 2 बेसिस, ऑन 2 बेसिस। एक तो आपका है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बेसिस पर और एक फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे। अगर फिक्स्ड बेसिस पे 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स का
कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे है तो केवल एक ही अकाउंट बनता है, इसे बोलते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। इसके बाद की कहानी क्या है? इफ कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग बेसिस, अगर फ्लक्चुएटिंग बेसिस बन रहा है देन ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग बेसिस बन रहा है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड हो जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में। जैसे एग्जांपल में कहा कि 10 ट्रांजैक्शन अगर टोटल हुई, 10 की 10 कहां चली जाएंगी? कैपिटल अकाउंट के अंदर। और अगर आपके फिक्स्ड बेसिस बन रहा है और अब भी 10 ही ट्रांजैक्शन, सेम यही ट्रांजैक्शन है, सेम वही मुझे करना है, तो करना कुछ नहीं है, आपके 3 तो इसमें आ जाएंगे और बाकी बचे हुए सारे के सारे कहां चले जाएंगे? इसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है जी। तो आगे देखिए क्या है? इफ कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड ऑन फिक्स्ड बेसिस देन ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट एक्सेप्ट इन दोनों के। ठीक है जी। एक तो ओपनिंग कैपिटल तो होती ही होती है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल ड्रॉन। मतलब क्या? ये ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं। ड्राइंग्स भी माइडियर दो तरीके की होती हैं, एक तो ड्राइंग्स होती है अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगेंस्ट प्रॉफिट अगर है तो वो तो आपका करंट अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन अगेंस्ट कैपिटल है तो अगेंस्ट कैपिटल की बात कर रहे हैं यहां पर। क्या? कैपिटल ड्रॉन। मतलब अगेंस्ट कैपिटल कहां चली जाएगी? कैपिटल अकाउंट के अंदर। मतलब करंट अकाउंट में बाकी सब जाएगा और कैपिटल अकाउंट में बाकी रिमेनिंग चीजें, मतलब ये दोनों चीजें। उल्टा बोल दिया। कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें जाएंगी, बाकी सब कुछ करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है जी। मैंने फॉर्मेट बना रखा है प्रॉपर, देखिए जरा। फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे है तो एक खाता बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसमें डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, सब कुछ लिख रखा है। एक तो ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा, एडिशनल कैपिटल जो अतिरिक्त पूंजी होती है जो बिजनेस के बीच में लगाई जाती है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता ही रखा है मैंने आपको, सैलरी कमीशन के बारे में बताया मैंने आपको, रिजर्व्स अगर किसी भी प्रकार के हैं तो वो क्रेडिट में ही बटेंगे, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। और गुडविल का देखो लंबा चौड़ा वैसे ट्रीटमेंट है, अगला चैप्टर भी हमारा गुडविल है और उसके बाद ट्रीटमेंट हमें हर चैप्टर में इंडिविजुअल पढ़ना है। तो गुडविल की कहानी थोड़ी सी ऐसी कि अगर जो जिन्होंने पहले पढ़ा सबको पता है डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आती है अलग अलग केसेस में, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में भी। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है, क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कशन करूंगा मैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा और लॉस है तो डेबिट में आएगा। ड्राइंग्स जैसे कि मैंने आपको बताया अगेंस्ट कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों होते हैं। तो अगर माय डियर आपका करंट अकाउंट सॉरी कैपिटल अकाउंट बन रहा है फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे, तो उस केस में चाहे अगेंस्ट कैपिटल हो चाहे अगेंस्ट प्रॉफिट हो या अगेंस्ट कैपिटल, दोनों से कुछ भी हो, या तो अगेंस्ट ड्राइंग्स, क्या बोल रहा हूं यार, देखो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये दो होते हैं, दोनों हो, दोनों के दोनों ही आपके यहां आ जाएंगे। एक्चुअली क्या है, इंक बहुत ज्यादा बहगी, मैं इंक डाल रहा था और उसके बाद इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मुझे साफ करना है वरना ये छुटेगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल आओ जरा। तो मैंने आपसे कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कहां जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस आपका डेबिट में आ जाएगा, गुडविल जैसे मैंने आपको बताया अगर पुरानी बैलेंस शीट में आप गुडविल दे रखे तो भी यहां नहीं है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें गुडविल आपकी डेबिट में आ जाती है। उसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा। लेकिन अगर देखिए यहां मैंने गलत लिख दिया गलती से, ये फ्लक्चुएटिंग नहीं बल्कि फिक्स्ड बेसिस पर है। ठीक है जी। अगर फिक्स्ड बेसिस पे आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आप दो तरीके अकाउंट बनाएंगे, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। देखें सेम वही ट्रांजैक्शंस डाल रहा हूं, बस 3 चीजों को मैंने अलग कर दिया कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन सी? एक तो ओपनिंग बैलेंस, एक एडिशनल कैपिटल और एक ड्राइंग्स। इन तीनों को मैंने डाला, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय एडिशनल कैपिटल और 2 ड्राइंग्स। इसके बाद मैं क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, बाकी सब चीज मैंने कहां डाल दी? करंट अकाउंट में। हो सकता है आपको ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा हो, तो अगर ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का दे रखा है तो आप डालें, नहीं दे रखा अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो कोई बात नहीं, आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है जी, डैश डैश करके। बाकी देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल रखा है, सैलरी डाल रखा है, कमीशन डाल रखा है, रिजर्व्स डाल रखे हैं, गुडविल डाल दी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वो भी डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दिया, रिवैल्यूएशन लॉस डाल दिया, गुडविल डाल दिया, आप क्लोजिंग बैलेंस भी आप निकाल सकते हो। और ये दोनों ही बैलेंस कहां चले जाएंगे? नई बैलेंस शीट में, एक तो कैपिटल अकाउंट के नाम से एबी और एक करंट अकाउंट के नाम से एबी। मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 पार्टनर लिए, ए और बी, आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो, जैसा भी क्वेश्चन होगा आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसे फटाफट नोट डाउन करें और मैं अगले टॉपिक पे आता हूं, अपना लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, पास्ट एडजस्टमेंट। देखें जी, पास्ट एडजस्टमेंट हमारा लास्ट टॉपिक। माय डियर इसको वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको अगर डिटेल में देखना चाहे तो वहां से देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत प्रिसाइज फॉर्म में, बहुत क्रिस्पी फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास किया है और इसीलिए मैंने एक एग्जांपल भी फ्रेम किया। सिंपल एग्जांपल है, एक बात आपको बता दूं, ऐसा एग्जांपल एग्जाम में नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। अलग अलग सिचुएशंस में वैराइटीज चेंज हो जाती है पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर। पास्ट एडजस्टमेंट कोई मजाक नहीं है, पहले क्लियर कर दूं। पास्ट एडजस्टमेंट के लिए रिकमेंडेड यही है कि आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देख लेना। ठीक है, देखें क्या है पास्ट एडजस्टमेंट में, सिंपल सी बात क्या होती है, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप पहले कभी पिछले साल में या कभी आपने अकाउंट बनाने के बाद पता चला कि आप पहले कोई गलती कराए, मतलब या तो आपने कुछ गलत बांट दिया, कुछ गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो उसे कैसे ठीक किया जाए? तो माय डियर सिंपल सी कहानी है, कैपिटल अकाउंट के हिसाब से बनता है। थ्योरी क्या है? थ्योरी को पढ़े। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप firm, some errors and omissions in the accounts of the earlier years are found. पहले के सालों के कुछ errors इसमें दिख जाते हैं. These errors and omissions are rectified by adjusting capital account of the affected partner by passing an adjustment entry as follows. माइट जो भी पार्टनर अफेक्ट किया है इसमें, मान लीजिए जरूरी नहीं सारी पार्टनर इफेक्ट करें, क्या पता किसी पर्टिकुलर पार्टनर का रह गया, मान लो सैलरी ए को दी जाती है, सैलरी डालनी रहेगी,
तो उस केस में क्या करोगे, उसी पर्टिकुलर पार्टनर के खाते में वो चीज डाली जाएगी। ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि अभी मैं बताता हूं, उसके बाद समझ में आएगा आपको, ऐसे नहीं आने का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो मैंने आपको इससे पहले बताया, आपको याद होगा, उसी के बेसिस पे बनेगा। माय डियर, आपका ये बनता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर ही है। अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आता तो आप इसको भी गलत कर देंगे। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में आता है, लेकिन आपको डालना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, उसे क्रेडिट साइड में डालो। देखो क्या लिखा है, क्रेडिट इफ क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप उसे डाल दें। जो चीज क्रेडिट होती थी, वैसे मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता था, सैलरी क्रेडिट होता था, कमीशन क्रेडिट होता था, इस टाइप की चीजें जो भी हैं आपकी, अगर आप इन्हें डालना भूल गए तो आप इसे क्रेडिट में लिखें अलग से। जो डेबिट की चीजें जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ज्यादातर डेबिट में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही आता है। ड्राइंग्स तो नॉर्मली देखो, प्रॉफिट और ड्राइंग्स तो नॉर्मली सभी डाल देते हैं, लेकिन अगर ये भी आपको गलत बटा हुआ है तो आपको चेक करना पड़ेगा। माय डियर, आपने डाला नहीं है तो आप उसे उसी हिसाब से डालें। जो चीज क्रेडिट होती थी आप क्रेडिट में लिखें, जो चीज डेबिट होती थी आप उसे डेबिट में लिखें। कैसे होगा, एग्जांपल समझा दूंगा। ये चीज आपको शायद समझ में ना आ रही हो कि बहुत प्रिसाइज फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं चीजें। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो चीज डेबिट हो रही है डेबिट करें, जो क्रेडिट हो रही थी क्रेडिट करें। मान लीजिए कोई चीज आपकी क्रेडिट हो रही थी, आपने ज्यादा क्रेडिट कर दी, तो उस केस में उसको ठीक करने के लिए आप उसको जितना ज्यादा आपने क्रेडिट किया है आप उसको उतनी ही अमाउंट से डेबिट कर दें, तो अमाउंट नलिफाई हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, डेबिट क्रेडिट का 36 का आंकड़ा होता है। मैंने आपको पहले बताया कि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मान लीजिए कि प्लस के 500 हैं, होने चाहिए प्लस के 1000, होने कितने चाहिए प्लस के 1000, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 500 और जोड़ दो, प्लस के 1000 हो गए। मैंने कहा होने चाहिए थे प्लस के 1000, आपने डाल रखे प्लस के 1200, अब ठीक कैसे करोगे, माइनस के 200 करने पड़ेंगे। बात समझ में आती है, तभी तो बराबर कर पाओगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, डेबिट को हम डेबिट प्लस बोल देते हैं, क्रेडिट को हम माइनस बोल देते हैं। इस हिसाब से हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको, ज्यादा तो कुछ खासा इसमें है नहीं। ठीक है जी। तो अब उसी हिसाब से क्या करना है, देखिए फॉर्मेट को थोड़ा समझें। फॉर्मेट में क्या है, जो क्रेडिट करना था क्रेडिट करें, जो डेबिट करना था डेबिट करें। आपको समझ में आ गया कि डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, आप नेट इफेक्ट लें। जैसे मैंने कहा क्रेडिट वाली चीज तो ये क्रेडिट अमाउंट रही होगी और ये डेबिट वाली चीज डेबिट अमाउंट रही होगी, आपस में नलिफाई हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। माइनस होने के बाद तो क्रेडिट अमाउंट बचेगी या डेबिट अमाउंट बचेगी। क्रेडिट अमाउंट कब बचेगी, जब क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा होगी। डेबिट अमाउंट कब बचेगी, जब डेबिट की अमाउंट ज्यादा होगी। प्लस माइनस वाला साइन कि मान लीजिए 500 है माइनस के 300 है तो आंसर प्लस के 200 आएगा, या मैं कह दूं 500 है और माइनस के 800 है तो आंसर माइनस के 300 आएगा। वही कॉन्सेप्ट है कि यहां पर अगर क्रेडिट ज्यादा है तो यहां क्रेडिट फिगर आएगी, अगर डेबिट ज्यादा है तो यहां पर डेबिट फिगर आएगी। ठीक है जी। वही हाल यहां पर है, वही हाल सेम यहां पर है। नेट इफेक्ट आ जाएगा, या तो क्रेडिट में आएगा या डेबिट में आएगा। फिर आप इनको टोटल कर लें, तीनों को टोटल कर लें। अब मान लीजिए तीनों क्रेडिट में आ गए, तीनों को जोड़ दो। मान लीजिए तीनों ही डेबिट में आ गए तो तीनों को आप डेबिट वालों को जोड़ दो। अगर मान लो ये दोनों क्रेडिट है ये डेबिट है तो ठीक है, क्रेडिट वाले जोड़ो, डेबिट वाला माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रूल है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात इसमें नहीं है। उसके बाद मान लीजिए आपका नेट इफेक्ट जो आया है प्लस करने के बाद वो आपका क्रेडिट आया, तो भाई साहब रिवर्स कर दें, मतलब डेबिट में उसे पीएसआर में बांट दें। अगर मान लीजिए नेट इफेक्ट आपका डेबिट आया टोटल, तो आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, मतलब क्रेडिट में उसे पीएसआर में बांट दें। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ तो इक्वली मान लेंगे, और जो आपका आंसर आएगा वही आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है। जरा देखिए क्या है, मैंने सिंपल सी बात कही आपसे कि दो पार्टनर है, ए बी पार्टनर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया आपको चीजें समझाने के लिए, मैं खुद ही फ्रेम किया, ठीक है ना। ए और बी पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, अगर नहीं दे रखा तो इक्वली मान लेंगे, दे रखा है तो ये करना। पूरी पार्टनरशिप में ध्यान रखना, कहीं भी अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो आप उसे इक्वली मान लेंगे, वरना जो दे रखा है वही लेंगे। कैपिटल रेशियो कोई नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा, कई बात गलती करते हैं बच्चे, कैपिटल रेशियो डाल देते। क्यों डाल रहे हो कैपिटल रेशियो, जब साफ साफ कहे क्वेश्चन कैपिटल रेशियो में डालना है तभी आप कैपिटल रेशियो डालेंगे, वरना इक्वली मान के क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो क्या कहा गया, 3:2 है। दे फॉरगॉटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 और 3000, 5000 ए की और 3000 बी की, ये डालना भूल गए। और क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 और 500 डालनी भूल गए, एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ। तो भैया मैंने क्या किया, ए और बी लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है क्रेडिट में आता है, जी बिल्कुल क्रेडिट में आता है, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट में कहां आता है, डेबिट में आता है, जी बिल्कुल डेबिट में आता है, तो मैंने डेबिट में लिख दिया। अब इसका नेट इफेक्ट लिया, भाई साहब क्रेडिट डेबिट आपस में माइनस हुए, क्या बचा 4000 रुपए, लेकिन कौन से वाले, क्रेडिट वाले। ये आपस में हुआ तो 2500 बचे, कौन से वाले, क्रेडिट वाले। क्यों, क्योंकि यही अमाउंट ज्यादा थी। ठीक है, नेट इफेक्ट आया। अब नेट इफेक्ट को मैंने जोड़ दिया, कितना है 6500, 6500 क्रेडिट में, तो 6500 को मैंने प्रॉफिट मानते हुए 3:2 के रेशियो में जो इनका पीएसआर था डेबिट के नाम से डाल दिया, रिवर्स कर दिया। क्रेडिट आए थे 6500, मैंने क्या करा, डेबिट में बांट दिया। तो ये 3:2 के रेशियो में जब बांटोगे 3900 डेबिट में और 2600 क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में। अब ये बांटना सबको आता है या नहीं आता, पहले बता दूं आपको कि भाई साहब 6500 3/5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब 3 + 2 बोले तो 5, और ये 6500 × 2/5 इस हिसाब से बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आती है। तो क्या हुआ, 3900 इसका आया और इसका 2600। नेट इफेक्ट आपने इसका भी लिया, क्या नेट इफेक्ट आया, 4000 ज्यादा है 3900 कम है, तो उस केस में क्या नेट इफेक्ट क्रेडिट का बचेगा 100 रुपीज क्रेडिट के, और यहां पर 2500 कम है 2600 ज्यादा, तो नेट इफेक्ट 100 इधर बचा डेबिट का। तो डेबिट में क्या है, एंट्री अपने आप तैयार हो गई, डेबिट में क्या है बी और क्रेडिट में क्या है ए, तो एंट्री क्या बनी, बी डेबिट टू ए 100 रुपीज के हिसाब से। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी। आज का ये लास्ट टॉपिक था, मेरे ख्याल से आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी पूरी तरीके से क्लियर है। माय डियर, इसका डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अगली क्लास में मिलते हैं। तो भैया उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।